हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग मैथ यानी गणित के वैसे भी यही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे और वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है। मैथ का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये मैथ का क्लास है, मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 एन सारवंतर 2 हो तो उसका प्रथम पद क्या होगा। यदि किसी समानांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 दिया गया है एन सारवंतर यानी डी का वैल्यू 2 दिया गया है तो उसका प्रथम पद क्या होगा यानी ए का वैल्यू निकालना है। तो एक फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर में हम लोग 11 रखेंगे। तो यहाँ पर ए का मान नहीं दिया गया है, ए हमें निकालना है, प्रथम पद निकालना है। तो ए रहने देते हैं, प्लस एन के जगह पर हम लोग 5 रखेंगे तो 5 हो जाएगा और माइनस 1 इंटू डी। डी के जगह पर सारवंतर यहाँ पर 2 दिया गया है, बराबर में 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए प्लस 5 में से ए घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 गुना 2 और यहाँ पर बराबर में 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर 11। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर में 11 और ये प्लस का 8 है, इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बराबर 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 आएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर ए यानी प्रथम पद यहाँ पर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, यानी कौन यहाँ पर एपी में है। बताना है कि कौन समानांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में वही होगा जिसका सारवंतर यानी डी का वैल्यू समान होगा, बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा। तो यहाँ पर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, दूसरा पद यहाँ पर 2x है तो 2x और माइनस पहला पद यहाँ पर x है, 2 गो x में से 1 गो x घटाएंगे तो 1 गो x बचेगा। फिर यहाँ पर तीसरा पद देखिएगा तो यहाँ पर 3x है तो 3x माइनस यहाँ पर 2x करेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4x माइनस यहाँ पर 3x करेंगे तो बराबर में 4 गो x में से 3 गो x घटाएंगे तो 1 गो x बचेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसका सारवंतर यानी d का वैल्यू समान है, बराबर है। तो यही समानांतर श्रेणी यानी एपी में होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी ये एपी में नहीं होगा क्योंकि इसका सारवंतर समान नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो ए ऑप्शन को देखिएगा, यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा। यानी यहाँ पर इसका सारवंतर समान है तो ये समानांतर श्रेणी में है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन नहीं है। बी ऑप्शन देखिए, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 9 में से 6 घटाएंगे 3 और 12 में से 9 घटाएंगे 3। यहाँ पर भी इसका सारवंतर समान है तो ये भी समानांतर श्रेणी में है। उसके बाद सी ऑप्शन है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 6 में से यहाँ पर 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ये भी समानांतर श्रेणी में है। तो बचा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये समानांतर श्रेणी में नहीं है यानी एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, समानांतर श्रेणी दिया गया है 1, 4, 7, 10, डॉट डॉट के प्रथम 20 पदों का युगफल क्या होगा। यहाँ पर प्रथम 20 पदों का युगफल पूछा गया है और इस तरह के क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर युगफल का फार्मूला क्या होता है। समानांतर श्रेणी में आप लोग पढ़े होइएगा युगफल का फार्मूला। युगफल का फार्मूला होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस
n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है यहाँ पर योगफल का। तो n के जगह पर यहाँ पर 20 रखेंगे और 20/2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 गुना ए के जगह पर प्रथम पद 1 दिया गया है तो 1 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी। एन के जगह पर 20-1 इंटू डी के जगह पर यहाँ पर डी होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो 4 में से 1 घटाना है तो 3 आएगा, तो 3 रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 10 और यहाँ पर गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और प्लस 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, और 19 में यहाँ पर 3 से गुना करना है तो 19 या कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुना, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 57 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 59, और इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर 10 गुना 59 करेंगे तो ये 590 आएगा। 590 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, यदि ओ में दिया गया है 0,0 मूल बिंदु से हो तथा बिंदु P के निर्देशांक x, y हो तो दूरी OP का क्या होगा। यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, तो मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है, यहाँ पर OP दूरी पूछा गया है तो यहाँ पर √x² + y² होता है। फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, मूल बिंदु से दूरी पूछा जाएगा तो √x² + y²। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, √x² + y²। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि y अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी क्या होगी। तो जब भी y से पूछा जाएगा तो x का वैल्यू होता है, x का वैल्यू 12 दिया गया है तो इसका आंसर 12 हो जाएगा। और जब x अक्ष से पूछा जाएगा तो y का वैल्यू बता दीजिएगा, यानी उल्टा कर देना है। y से पूछा गया है तो x का वैल्यू बताइए, x का वैल्यू 12 है और y का वैल्यू 14 है, तो राइट आंसर 12 होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, बिंदु दिया गया है -6, -8 का कोटि क्या होगा। यहाँ पर कोटि पूछा गया है तो पहला भुज होता है, भुज का मान -6 है, और दूसरा कोटि होता है, कोटि का मान -8 है। तो कोटि पूछा गया है तो -8 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। बताना है कि कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। तो प्रथम पाद में याद रखिएगा, प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस ही होता है। द्वितीय में क्या होता है, द्वितीय में माइनस प्लस होता है, और तृतीय में क्या होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ में क्या होता है तो प्लस माइनस होता है। तो बताना है यहाँ पर कि कौन सा बिंदु जो है वह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय में क्या होता है, माइनस प्लस होता है। ये ऑप्शन है 3,2, ये प्लस प्लस है तो ये प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद में स्थित है। बी ऑप्शन है -3 और +2, यानी माइनस प्लस है, माइनस प्लस द्वितीय में होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा -3,2। यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद में स्थित है। 3,-2 है, प्लस माइनस है तो ये चतुर्थ में है, माइनस माइनस है तो ये तृतीय में है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, बिंदुओं 4,-4 और यहाँ पर 4,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मध्य बिंदु के नियामक पूछा गया है तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये फार्मूला होता है मध्य बिंदु का। x1 के जगह पर 4 है, प्लस x2 के जगह पर 4 है, बट्टा में 2 हो जाएगा, कोमा y1 के जगह पर -4 और y2 के जगह पर +4 है, तो यहाँ पर बट्टा में 2 हो जाएगा। 4 और 4 8 बट्टा में 2 होगा, और ये माइनस प्लस है तो ये तो 0 हो जाएगा, 0/2 यानी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी 4,0 इसका राइट आंसर होगा। 4,0 कहाँ पर दिया गया है, 4,0 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 4,0 यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु 2,4 हैं और बिंदु A के नियामक यानी निर्देशांक यहाँ पर
5,7 है तो बिंदु बी के नियामक क्या होगा। बिंदु बी का नियामक पूछा गया है तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2। x1 देखिएगा यहाँ पर एक निर्देशांक यहाँ पर 5,7 है तो ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। तो फार्मूला होता है x1 प्लस x2। तो यहाँ पर x1 के जगह पर कितना दिया गया 5 दिया गया है तो 5 हो जाएगा, प्लस x2 नहीं दिया गया है तो x2 रहने देते हैं, बट्टा में 2 और बराबर में यहाँ पर मध्य बिंदु दिया गया है 2 4 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा बराबर में। फिर y1 के जगह पर देखिएगा तो 7 दिया गया है तो 7 हो जाएगा और प्लस में y2 नहीं दिया गया है तो y2 हो जाएगा, बट्टा में 2 और बराबर में यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5 प्लस में यहाँ पर x2 बराबर में यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा। तो x2 बराबर में यहाँ पर 4 और ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, यानी x2 का वैल्यू कितना आएगा, x2 बराबर 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 आएगा। फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 7 प्लस में y2 बराबर में यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर y2 बराबर में ये 8 है और ये 7 है तो 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर y2 का वैल्यू 1 आएगा और x2 का वैल्यू -1, यानी यहाँ पर -1, +1 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि cos स्क्वायर a इंटू 1 + tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है cos स्क्वायर a और इंटू में 1 + tan स्क्वायर a। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिएगा तो cos स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर a बराबर 1 होता है, यानी cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। या फिर अगर आपको विश्वास नहीं है कि 1 नहीं होता है तो फिर आप एक काम कीजिए, cos स्क्वायर a बराबर यहाँ पर सेक स्क्वायर a को हम 1 बट्टा में cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। डायरेक्ट फार्मूला ही होता है cos स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर a बराबर 1 होता है, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होगा। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 का स्क्वायर 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या। तो रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होती है और त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद दिया गया है x-1 का शून्य क्या होगा। यहाँ पर x-1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -1 है, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, इसका शून्य +1 होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 और 7 हैं तो द्विघात बहुपद क्या होगा। यहाँ पर द्विघात बहुपद पूछा गया है और यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्यक दिया गया है, न कि शून्यकों का युगफल और शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर शून्यक दिया गया है तो पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमें निकालना है, क्योंकि बहुपद का फार्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बहुपद का फार्मूला होता है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी -4 और यहाँ पर +7 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 7 चौका 28 माइनस का 28 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आएगा। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 है तो 3 हो जाएगा, और 3 में x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -28 है और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 28 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर -3x -28 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है सह अभाज्य संख्याओं का मसा होता है। तो सह अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है? तो याद रखिएगा 1 होता है, HCF 1 होता है। राइट आंसर ए होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है पाई एक संख्या है। तो पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है √16 का वर्गमूल 4 होता है, ये रूट से बाहर हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या होगा। 25 का भी वर्गमूल 5 होता है, ये भी परिमेय संख्या है। 49 का 7 होता है तो ये भी परिमेय संख्या है। √7 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो ये रूट में रह जाएगा, और जो संख्या रूट में रह जाता है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी ये परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? यहाँ पर विषम पूर्णांक का रूप पूछा गया है। तो m के जगह पर हम लोग 1 रखकर चेक करते हैं कि कौन विषम पूर्णांक का रूप होता है। ये ऑप्शन देखिए 4 गुना m के जगह पर 1 + 2, यानी यहाँ पर 4 गुना m के जगह पर 1 + 2, 4 एकम 4 और 4 और 2 6, 6 यहाँ पर ये विषम संख्या नहीं है। उसके बाद बी ऑप्शन देखिएगा तो 4 गुना m के जगह पर 1 + 4, यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 और 4 8 हो जाएगा, ये भी नहीं है विषम संख्या। सी ऑप्शन देखिए तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर गुना m के जगह पर 1 प्लस में 1, 4 एकम 4 और 4 एक 5, 5 यहाँ पर विषम संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह विषम पूर्णांक का रूप है। m के जगह पर कोई भी संख्या रखिए हमेशा विषम पूर्णांक का रूप ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या सिर्फ 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो 13 सिर्फ 1 से कटेगा और सिर्फ 13 से कटेगा, तो 13 यहाँ पर अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा गया है। 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 72, 2 से कटाएंगे 2 तिहाई यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 36 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा 18 और 2 से कटाएंगे तो 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा तो यहाँ पर 2 का ही घातांक पूछा गया है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 को 2 है तो इसका घातांक 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि माध्य का 3 गुणा और माध्यक 2 गुणा का अंतर बराबर बहुलक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बहुलक। क्वेश्चन नंबर 23 है tan 45 डिग्री अनुपात यहाँ पर tan 60 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, अनुपात tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो 1:√3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है यदि p और q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसा, यदि p और q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मसा हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि √12 का परमेयकरण गुणांक क्या होगा? √12 का परमेयकरण गुणांक पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 2 से कटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा। इसे हम लोग 2√3 लिख सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 2√3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 2 × sin² a + cos² a बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर 2 गुना sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है, या फिर cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1 होता है। तो 2 गुना 1 बराबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है यदि 3 बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है एक पासे को फेंका गया सम संख्या आने की प्रायिकता पूछा गया है। तो एक पासे को फेंका जाएगा तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। इन्हीं संख्याओं में से कोई एक संख्या आएगा अगर हम लोग एक पासे को फेंकते हैं तो पूछा गया है सम संख्या आने की प्रायिकता। कुल संख्या 6 है तो ऊपर में 6, नीचे में सम संख्या कितना है? तो 1 2 3, 3 सम संख्या है तो नीचे में 3, 3 दूना 6, 2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है
यदि 2 sin a बराबर 2 हो तो a का मान क्या होगा? तो लिखेंगे यहाँ पर साइन ए बराबर में 2/2 हो जाएगा, कट के 1 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए बराबर में यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 के जगह पर हम लोग साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो ए का वैल्यू पूछा गया है तो 90 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, यदि 6, 8, 9, x एंड 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा? x का वैल्यू पूछा गया है। तो माध्य बराबर यहाँ पर 10 दिया गया है, और माध्य कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 6 प्लस में 8 प्लस में यहाँ पर 9 प्लस में x और प्लस में यहाँ पर 13, बट्टा में कुल संख्या 5 है तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 बराबर लिखेंगे, यहाँ पर 10 बराबर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 36 हो जाएगा, 36 प्लस में x बट्टा में 5 हो जाएगा। गुना कीजिए, यहाँ पर 10 पचे ये हो जाएगा 50, 10 पचे 50 बराबर में 36 प्लस में x हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 50 माइनस का 36 हो जाएगा। तो x बराबर 50 में से 36 घटाएंगे तो 14 आएगा। तो x का वैल्यू 14 आएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस क्लास में हम लोग मैथ का टोटल 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ और सॉल्यूशन के साथ पढ़े हैं। तो आप लोग इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा, 100% इसी टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसे आप लोग रिवीजन कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और फाइनल परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है, इसलिए आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए, और जो भी क्लास हो रहा है इस चैनल पर आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।